नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ इसके पिछले 2 वीडियोस को आपने देखा होगा। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? IPL की सफलता के बाद BCCI ने WPL की शुरुआत की है। इसके प्रथम संस्करण में कुल टीमों की संख्या 5 है और इसमें कुल 22 मैच खेले गए। प्रथम संस्करण के विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? पूछा जा रहा है नहीं करवाए गए। तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव करवाए गए थे। मणिपुर में अभी चुनाव नहीं करवाया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? यह 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार प्रोजेक्ट का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? इसका प्लान है 2024 तक इसे प्रक्षेपण कर दिया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म हुआ नासा इसरो अपर्चर रडार। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? यानी मतुआ महामेला कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें कुल 70 देशों के लगभग 3500 लगभग 3500 लोगों ने भाग लिया। 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में और इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है मूवी RRR के नाटू नाटू, हिंदी रूपांतरण जिसका नाचो नाचो है, उस गाने को। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है अमेरिका में और इसकी विजेता थी आर बोनी गैब्रियल। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? ये किया गया है शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? ये प्रतिमा है भगवान शिव की। यह प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई गई है और इसकी ऊंचाई कुल 112 मीटर है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में यही 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इसका पिछला 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो जापान में किया गया था। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है गुजरात के अहमदाबाद को। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? इसने विस्तारा के साथ विलय के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा की जाएगी? ये श्रीलंका द्वारा की जाएगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 126वां। पिछले वर्ष की रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां था और 2023 में इसका स्थान 126वां आया है। कुल 146 देशों का सर्वे किया गया। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। उनका एक उपन्यास पागल खाना के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं संपन्ना रमेश शेलार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है INS द्रोणाचार्य को। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ? ये जयपुर में स्थापित की गई है। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किनके द्वारा किया गया? ये किया गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है?
उनका संबंध था समाज सेवा से, वह एक समाज सेवी थे। इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन, और दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। इसे यह भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। केसर मिश्रण है। केसर किसका मिश्रण है? केसर बीज एवं कलियों का मिश्रण है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? रेगवा, मिकिर, ये सब पहाड़ियाँ असम में स्थित हैं। जबकि डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश की, और गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने 1970 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया था। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? इसमें यूक्रेन देखिए, काला सागर के साथ सीमा बनाता है, ये स्थल रुद्ध नहीं है। रोमानिया, ये भी काला सागर के साथ सीमा बनाता है, ये भी नहीं है। हंगरी पूरी तरह से स्थल रुद्ध देश है, तो इसका उत्तर हंगरी हो जाएगा। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? यह कथन है थॉर्नवेट का। ये एक अमेरिकी पर्यावरणविद थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ये आरंभ किया गया था 1892 ईस्वी में। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इलाहाबाद की संधि, ये हुई थी 1765 ईस्वी में। तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-91 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था 1775 ईस्वी में। और सलबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन हुआ? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, और देश नायक कहा गया है सुभाष चंद्र बोस को, और इन्हें ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था, और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, और उस समय प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल, जो कि 1943 में फिर भारत का वायसराय बना। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, सही है। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, ये भी सही है। और तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं, ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ये तीनों ही सही है, इनमें से सभी। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जौना खां की याद में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी में। भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा घाटी में ही हैं, जहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सिंधव सभ्यता का सबसे विशाल स्थल भी मोहनजोदड़ो है, यहीं से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन यहाँ का अन्नागार है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया?
पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी बनाई थी किसने? उदयन ने। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का? समवर्ती सूची का अर्थ हुआ कि जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और उस केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। पुलिस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सरकार कानून बनाती है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए यह समवर्ती सूची में आ जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का वर्णन करता है? CVC का गठन 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ये हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा 2026 तक के लिए, और ये किया गया था 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? राय लेने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो अनुच्छेद 143 के तहत किसी विषय पर वो उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने का उनके पास अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देती है उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है राज्यपाल को। जिस तरह से केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक जैविक विविधता का संरक्षण ये आवश्यक है। प्रदूषण पर नियंत्रण ये भी आवश्यक है। निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है, यानी उपर्युक्त सभी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलन विकास के लिए, इसके लिए हानिकारक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त सभी के लिए हानिकारक है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है केरल राज्य से। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है। साइलेंट वैली इसी पश्चिमी घाट में ही स्थित है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह टेबल टेनिस से संबंधित कप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पूछा जा रहा है सार्क का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि 2 सदस्य शामिल नहीं हैं, म्यांमार और चीन। बाकी के सभी 7 सदस्य और भारत खुद कुल 8 सदस्य सार्क में हैं। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोहेल। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? पनवानी, नवरानी, डागला। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को, और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय शिलांग में है। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये आवेश की इकाई है। Q इक्वल टू होता है I/T, धारा एम्पियर, और T का मतलब समय सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। आवेश इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हृदय और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर्मूला होता है B=IR। तो I कितना हो जाएगा? V/R। अब कह रहा है कि विभवांतर स्थिर है, V वही है, और जो प्रतिरोध है उसे आधा कर दिया गया तो R/2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो गुना 2। तो I बराबर पहले था V/R, अब हो गया 2V/R। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो ये दोगुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? होता है लाल। लाल का विचलन सबसे कम होता है, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो कौन सा कथन गलत है? उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनने से रहा, तो यही कथन गलत है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर वाहन कितना दूरी तय की है वो मापती है, तो इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत का कोई आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मक्खन का खट्टा हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदरपातक पदार्थ नहीं है? उदरपातक पदार्थ नहीं है सोडियम सल्फेट। उदरपातक पदार्थ उसे कहते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब उदरपातक पदार्थ हैं। ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट ऐसा नहीं होता है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। इसलिए क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक अम्ल है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और एक अधात्विक तत्व क्लोरीन है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? यह पीला गुलाबी रंग का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने तत्वों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। इसकी परमाणु संख्या होती है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,7। ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन कार्बन का एक अपरूप है। यह ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? इसमें विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। यूट्रोफिकेशन का अर्थ होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि आवश्यक तत्वों की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, परंतु इसमें विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? गठपर्णी कीटभक्षी पौधा है। प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? ये माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेट्रम से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? ये होता है साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का इसमें विखंडन होना है, ये विखंडन होता है पायरूवेट में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे कौन है? यह है मार्केशिया। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? इसे शुक्रवाहिका कहा जाता है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? इसका कार्य है आँख की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, इसमें काम करने के लिए 4 लोग काफ़ी हैं, लेकिन इसी काम को 6 लोग कर रहे हैं, जबकि 4 लोग से भी काम ये हो सकता है। लेकिन फिर भी जितनी उत्पादकता है, उत्पादकता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उत्पादन उतना ही होता है। तो इसमें जो 2 व्यक्ति हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। यानी कि सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है। अगर ये दोनों काम नहीं भी करते तब भी उत्पादकता उतनी ही होती, तब भी प्रोडक्ट उतना ही होता। तो इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था 1949 ईस्वी में, और इस समिति के सबसे पहले अध्यक्ष थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब आगे के 5 प्रश्न गणित से हैं, आइए इन्हें देखते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो इनमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या x। तो 100 रुपये के जो नोट हैं उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 85 में से 50 के नोटों की संख्या को अगर घटा देंगे तो बाकी जो बचेगी वो 100 रुपये के नोट होंगे, मतलब 85 माइनस x। तो इसका कुल वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। 50 रुपये के x नोट हैं तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100 रुपये के कुल 85 माइनस x नोट हैं तो 85 माइनस x और गुना 100, ये कुल वैल्यू हो जाएगा इसका, और इसके बराबर हो जाएगा टोटल कितना वैल्यू है इसके पास? 5000 रुपये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 सत्ते 35 कट गया। x बराबर कितना आ गया? 70। यानी कि 50 रुपये के कुल 70 नोट उसके पास होंगे। तो इसका उत्तर 70 हो जाएगा। इसका सरलतम मान कितना होगा? ये दिया हुआ है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। 8 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 + 2 √5 × 3, 5 3 8 और 5 दिया 15। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 को √3 का होल स्क्वायर और प्लस 2। अब इन दोनों को अलग अलग √5 और √3 अलग अलग लिख दिया इसे। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ बन रहा है, a² + b² + 2ab। तो इसे ये लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया, और जो रूट है वो तो रहेगा ही। अब देखिए रूट है फिर इसका स्क्वायर है, तो अब रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? √5 + √3। तो √5 + √3 आंसर हो जाएगा इसका। किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लिया क्रय मूल्य x रुपये, लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर 894 रुपये में बेचा जाए तो हानि हो गया, हानि कितना हुआ? माइनस 894 हो गया। दोनों क्या है? बराबर है, जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 996 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 894, यानी कि क्रय मूल्य आ गया 945 रुपया। तो क्रय मूल्य आ गया 945 रुपया। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये पूंजी लगाकर अमित साझीदार बन गया। वर्ष के अंत में इतना रुपये का लाभ हुआ, 16,409 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रभा को उसमें से कितना रुपया मिलेगा? अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि इनकी पूंजी का अनुपात कितना है।
32,000 रुपये प्रभा ने 12 महीना के लिए लगाया, पूरे वर्ष के लिए यानी 12 महीना। और 5 माह बाद यानी कि अमित ने 22,000 रुपये 7 माह के लिए लगाया। तो इन्होंने जितनी पूंजी को जितने समय के लिए लगाया है उसका पहले हम अनुपात ज्ञात करेंगे। प्रभा ने 32,000 रुपये लगाया 12 महीनों के लिए और अमित ने 22,000 रुपये लगाया 7 महीना के लिए। 16 गुने 12 कितना हो जाएगा? 160 और 32 192 = 77। ये आ गया इनका रेशियो। 192 प्रभा ने लगाया और 77 रुपये अमित ने लगाया कुल व्यापार में। प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,409 रुपये। तो इस प्रॉफिट में जिसका भाग पूछा जा रहा है उसे गुना कर देंगे। प्रभा का भाग पूछेगा तो 192 गुना करेंगे और अगर अमित का पूछता तो 77 गुना करते। तो इसमें गुना करेंगे कितना? 192 और डिवाइड करेंगे टोटल से। इन दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा वो उससे इसमें डिवाइड करेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आएगी वही होगा प्रभा का हिस्सा, आएगा 11,712 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11,712। तो आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की गति है 80 किलोमीटर पर आवर और कुल समय इसे लगता है y घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने समय x गुना y, ये हो गई दूरी। दूरी तो हमेशा बराबर होगी, चाहे किसी भी स्पीड से जाए कितना भी समय लगे, दूरी हमेशा बराबर ही होगी। अब जो नई चाल है वो कितना है? 2/3। तो नया चाल कितना हो जाएगा? स्पीड कितना हो जाएगा नया? 2x/3 और समय कितना लग गया इसमें? 3 घंटा ज़्यादा यानी कि y+3। लेकिन दूरी तो जो था वही रहेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x/3 × y+3, ये डिस्टेंस होगा। और पहले डिस्टेंस क्या था? x गुना y। तो डिस्टेंस तो हमेशा बराबर ही होगा ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, दोनों तो दूरी बराबर ही होगी। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2xy जब इधर जाएगा तो 3xy - 2xy घट जाएगा, बचेगा क्या? xy बराबर इधर क्या रह गया है? 6x। x से x कट गया, y बराबर क्या बच गया? 6। यानी कि समय कितना लगेगा? 6 घंटा। जब नॉर्मल स्पीड में भी वह चलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 घंटा। आपका स्कोर कितना हुआ ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। इस सीरीज़ का अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों चैनल पर बने रहें और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।